हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। ये वीडियो आपके मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन के लिए है, आपकी एक शिफ्ट का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप ये वीडियो एप्लीकेशन में नहीं देख रहे हो तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, यूट्यूब पर देख रहे हो तो और डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर आपको फ्री क्लासेस और कोर्सेज में कंप्लीट प्रीवियस पेपर सॉल्यूशन अगर नहीं है तो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे, और साथ में उनके साथ एक्स्ट्रा प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं अदर पेपर्स के। तो ये सभी आप कर लोगे तो बाकी कुछ भी करने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंप्लीफाई करना है इसको सिंपल तरीके से। ये कितना होगा? 17 136/17। 17 अठू सतु 56, 8 एकम 8, 8 5 13। कितनी बार जाएगा? 17 से ये जाएगा 8 बार। 13 × 17 करना है यहाँ पर। ये कितना? 15 स्क्वायर 2 यानी कि 221। 15 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट, ये माइनस और प्लस को नहीं देख रहे हैं हम, सिर्फ अंदर अंदर ब्रैकेट को देख रहे हैं। तो 185, 15 और 3 18 हो जाएगा। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 5 और 2 7, 6 और 4 10 यानी कि 207 हो जाएगा। ये डिवाइड बाई 23 है। 23 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि जो है 207 आ जाए? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना आ गया? 9 आ गया। ये गुणा में हो रहा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। तो सॉल्व करना है बस। 8 + के 2 to 1 माइनस के 18 × 9 180 माइनस के 9। तो 180 माइनस की ये कितना हो जाएगा? 162। तो आंसर कितना आएगा इसका? 8 और 1 9, 9 में से 2 है तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। ऑप्शन केवल एक है जिसके एंड में क्या है? 7 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 67। इसमें क्वेश्चन दिया है, सलोनी 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर/आवर की गति से दौड़ती है? इन व्हाट टाइम कैन सलोनी कवर ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर इफ शी रन्स एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर/आवर? तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अगर आपको पता है कि डिस्टेंस और स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है तो भाई इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकते हो कि दूरी बराबर समय इंटू चाल, समय गुणा चाल। अब आपको दूरी पता है 450 मीटर की दूरी है। और यहाँ पर जो चाल दी है वो आपको किलोमीटर में दी है, तो आप इसको क्या कर लोगे? मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। समय आपको ऐसे कैसे है, समय तो निकालना ही है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 5/18 कर दोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितनी बार? ये 2 से कट जाएगा। और ये 0 से 0 काट दो, पहले 0 से 0 कट जाएगी और 2 से 9 टाइम्स कट जाएगा। इसके बाद 5 से कितनी बार कट जाएगा? 9 टाइम्स बार। यानी कि जो टाइम है वो कितना आ गया? 81 सेकंड का आ गया। अगर 81 सेकंड ऑप्शन में है तो ओके, अदरवाइज मिनट में चेक करने के लिए यहाँ पर देख लेंगे कि मिनट में किस अकॉर्डिंग आ रहा है। 1 मिनट 21 सेकंड। एक दुकानदार को एक पुस्तक 25 रुपये 65 पैसे में बेचने पर 5% की हानि हुई यदि 31.05 में बेचता 31.05 में बेचता तो फाइंड द गेन परसेंट और लॉस परसेंट की उसको लाभ होता है हानि होता। पहले तो ये पता करना है, दूसरी बार अगर जो भी होता वो कितना परसेंट होता। तो एक चीज़ है, देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, 5% की हानि ली है और 25.65 रुपये में बेच दिया है। अगर सोचो 100 रुपये में खरीदता और 5% की हानि सहता तो 5% की हानि के बाद कितने की हो जाती? 95 का हो जाता। अब इसने बोला है 95 जो है वो 95 बराबर है 25.65 के, 25.65 के बराबर है। और यहाँ पर अगर ये दे रखा है कि 31.05 में बेचता, तो सबसे पहले ये पता कर लो कि अगर 95 बराबर है किसके? 25.65 के, तो उस अकॉर्डिंग 100 किसके बराबर होगा? सिंपल तरीका है, जैसे आप बचपन में करते हैं वैसे ही कर लो सेम। 25.65 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा? 25.65 में आप 95 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? जो भी आएगा गुणा क्या करोगे? 100 कर दोगे तो ऑलमोस्ट 27 इसका आना चाहिए, क्योंकि 5 के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग 0.27 आई थिंक बनेगा। ठीक है, 5 25, हाँ ओके, 27 आना चाहिए। इट मीन्स ये वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा है वो कितने रुपये रहा है? 27 रुपये रहा है। 27 रुपये। अभी बोला 27 रुपये में खरीदी, 31.05 में बेच दी, तो क्या होगा? लाभ होगा। हानि वाला केस तो हट ही जाएगा। और लाभ कितना होगा? ये 4 रुपये 05 पैसे का लाभ होगा, सीधा सीधा। कितने का होगा? 4 रुपये 05 पैसे का होगा। और इसको हम किससे देखेंगे? क्रय मूल्य से देखेंगे, जो कि कितना है? 27 रुपये है। गुणा 100 कर देंगे तो ऑलमोस्ट कितनी बार जाएगा? 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105। ओके, तो 15% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब निम्न दशमलव संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब कौन सी संख्या दशमलव संख्या के बीच में होगी?
when the following decimals are arranged in ascending orders, then what decimal numbers should be in the middle. अब यहाँ बोला है इसने कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मिडिल में कौन सी होगी, यानी कितनी संख्या है, 5 हैं। तो जो थर्ड नंबर पे होगी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट में थर्ड नंबर पे जो भी होगी वो आपकी क्या होगी, मिडिल संख्या होगी। अब ये देखते हैं, सबसे पहले देखो सबसे छोटी संख्या फाइंड आउट करते हैं। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी यहाँ पर, ये वाली होगी सबसे छोटी। इसके बाद सबसे सेकंड नंबर पर कौन सी होगी, ये वाली होगी। और यहाँ 5 6 7 है तो थर्ड नंबर पे डेफिनेटली ये वाली ही आनी है। चाहे लेफ्ट टू राइट कर लो चाहे राइट टू लेफ्ट कर लो, तो इसका मिडिल में जो संख्या होगी वो कौन सी होगी, यही होगी। आरोही क्रम में कर लो चाहे अवरोही क्रम में कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है कि ये आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। 0.98 की पावर क्यूब प्लस के 0.02 की पावर क्यूब प्लस के ये इस तरह से दे रखा है। अगर देखो आपको ए क्यू प्लस के बी क्यू का फॉर्मूला नहीं पता है तो उसको नोट कर लेना, क्योंकि वो फॉर्मूला बहुत काम में आने वाला है। और ए प्लस के बी, देखो सबसे पहले इसको हटा देते हैं। ए प्लस बी का क्यूब याद करो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab इंटू ए प्लस के बी। अगर आपको ये नहीं पता है तो नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है बहुत काम में आने वाला है। और यहाँ पर आपको दिया क्या है, देखो ए अगर आप 0.98 लेते हो और बी को अगर आप 0.02 लेते हो तो ध्यान से देखोगे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी तो हो गया 1, ये तो 1 हो गया। और ए बी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, सेम बी का क्यूब ए का क्यूब, ये मिलकर क्या हो जाएगा 0.98 प्लस के 0.02 का होल क्यूब हो जाएगा। ओके, माइनस के 1। अब ये क्या है, ये पूरा 1 है, 1 का क्यूब 1 माइनस 1 ये 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉट स्क्वायर 45 डिग्री और सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अगर आपको ये पता है इनके मान क्या है तो ये क्वेश्चन इजी है। साइन स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 ही होती है। जो साइन 60 होता है वही कॉस 30 होता है। कॉट 45 होता है 1 का स्क्वायर प्लस के सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, जो कॉस 60 की वैल्यू होती है उसका जस्ट अपोजिट होती है। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2/1 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है, ये कितना हो गया 3/4 प्लस के 3/4 प्लस के 1 प्लस के कितना 4, तो ये कितना जोड़कर कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो 5 दूनी 10 और 3 13/2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ क्या दिया हुआ इसने कि x का हमें वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन और इसके माध्यम से, और इसके अलावा कुछ और नहीं दिया है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं इसको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, देखो इसमें अगर इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहाँ पर हम सीधी धराचार्य से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसकी फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीधी धराचार्य का फॉर्मूला पता है -b प्लस माइनस के अंडर में b² माइनस के 4ac, इससे x कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो निकल ही जाएगा। आपको बस ये मान रखना है कि x का मान क्या है, x का मान नहीं निकालना है, आपको बस ये पता करना है इन दोनों में से कौन सा सफिशिएंट होगा। तो पहले से तो डेफिनेट निकल जाएगा, दूसरे से कहीं भी x का क्या है, इसका नामो निशान नहीं है, तो दूसरे में x का कहीं यूज नहीं आएगा, ना ही निकलेगा। तो ओनली 1 क्या होगा, पर्याप्त होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने इंग्लिश में बोला है इस क्वेश्चन को कि ये ट्रेन क्रॉस्ड ए 110 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 13.5 सेकंड्स एंड ए 205 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 18.25 सेकंड। ट्रेन की गति क्या है। तो ट्रेन की गति पूछी है, स्पीड एवरेज, या फिर आप कह लो संयुक्त स्पीड क्या होगी, जो संयुक्त दूरी होगी और अपॉन में संयुक्त समय, ये होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव टाइम बराबर के रिलेटिव स्पीड। सेम चीज़ है, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होती है। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को इतने मीटर लंबे, और देखो 110 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन की लेंथ नहीं दी है। आप ये मान लो कि ट्रेन की लेंथ कितनी है, स्टार्टिंग में t है, l मान लो, तो l प्लस के 110 मीटर लंबी ट्रेन और कितने सेकंड में इसने पार की है, 13.5 सेकंड में। अब देखो समझने वाली बात यह है कि ये क्या आ गई, ये एस स्पीड आ गई किसकी, ये आ गई ट्रेन की स्पीड, प्लेटफॉर्म तो भागेगा नहीं। अब यही स्पीड किसकी है, ये 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म और प्लस की जो ट्रेन की है 18.25 सेकंड में पार करने के लिए, तो ये किसकी स्पीड आ गई, ये नेक्स्ट के लिए आ गई। तो ये दोनों बराबर होंगी, बस आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है और यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेनी है। ट्रेन की गति पूछिए आपसे, एल की वैल्यू निकाल लोगे, किसी भी इक्वेशन पुट करोगे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार।
ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, इससे अच्छा हम यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं। ये पॉइंट हटा दिया तो यहाँ पर लग जाएगा 0। ओके, अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से 5 दिया 15, और 5 6 का 30, 55 25, और 5 दूनी 10, 5 7 35, 0। और ये क्या है 180, 365 से नहीं कटेगा। और 5 से अगेन कट जाएगा, 5 7 एंड 3, एंड ये 5 से 5 एंड 4। ओके, 73 एंड 54। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 205 प्लस के एल इंटू 54 बराबर के 73 इंटू एल प्लस के क्या 1110। तो इसको सॉल्व करने पर एल की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर पुट करने पर या यहाँ पुट करने पर क्या आ जाएगी, आपकी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक टंकी दो नलों ए और बी द्वारा 4 घंटों में भरी जाती है। ओके, इसके बाद बोला है व्हेन फुल द टैंक्स कैन कम एम्प्टीड बाई ए थर्ड पाइप सी इन 8 आवर्स इफ ऑल टैप्स आर टर्न ऑन एट द सेम टाइम द सिस्टम विल बी फुल। देखो इसने क्या बोला है कि ए और बी दोनों 4 घंटे में टंकी को भर रहे हैं। भरा होने पर टंकी एक तीसरे नल सी द्वारा 8 घंटे में खाली हो जाती है। देखो ये खाली करने वाला पाइप है और ये भरने वाले पाइप हैं, और 8 घंटे में क्या हो रही है, टंकी खाली सी द्वारा 8 घंटे में खाली कर दी जाती है। यदि उसी समय तीनों नलों को खोल दिया जाए, देखो तीनों नलों को खोलेंगे तो टंकी क्या हो रही है, फाइनली ये बोल रहा है भर रही है। तो सबसे पहले क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 में किसका गुणा करें, 8 रहे 1 का, और 4 में किसका गुणा करें कि एलसीएम के बराबर हो जाए 2 का। तो यानी कि ये देखो, अगर ये दो टंकी को 2 ईंट जोड़ रहा है, 1 ईंट तोड़ रहा है, तो इसका मतलब फाइनली में क्या होगा, 1 ईंट ही बचेगी तो भर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, भर जाएगा। और यहाँ पर ये भरने का नहीं भी बोलता तो भी क्या होता, हमें पता होता कि टंकी क्या हो रही है, भर रही है। अब इस केस में बात करते हैं, एक में किसका गुणा करें कि 8 आ जाए, 8 का। तो डेफिनेटली अगर तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 8 घंटे में क्या होगी, टंकी भर जाएगी। पहले जो 4 घंटे में भर रही थी, अब क्या होगी, 8 घंटे में भर जाएगी। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। 4 प्लस के 4.4 इस तरह से दिया है, कैलकुलेट करना है सिंपल सा। 4 और 4 ये क्या हो जाएगा, 4 4 4 0 4 4 8। लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ 4 आएगा। 0.48 आना चाहिए, सॉरी एक बार दोबारा से कैलकुलेट करते हैं इसको। 4 4 16.04। ओके, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक है आई थिंक। ओके, 4 और 4 8, ये 4 और ये 4 8 8 हो जाएगा, और ये 4 और ये 4 मिलके 8 हो जाएगा, कोई मिस्टेक नहीं है। 0.88 है, तो ना तो आंसर ये होगा ना ये होगा, इन दोनों में सी होगा। बस आपको क्रॉस चेक करना है, एक बार चेक जरूर कर लेना। अगर ऑप्शन से डायरेक्ट हो जाता तो सीधा लास्ट में 0.88 से हो जाता तो हम इसको आंसर कर सकते थे, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन है तो आपको कंबाइंड जोड़कर माइनस के 20 करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि एक कार 44 किलोमीटर की दूरी 2 सही 3/4 लीटर पेट्रोल तय करती है। बहुत महंगा पेट्रोल है। तो वाट डिस्टेंस कैन द कार कवर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। देखो इसमें यहाँ पर डिस्टेंस की बात की है कि 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, जबकि आपको पता है 4 दूनी 8 और 3 11/4 लीटर पेट्रोल जो है वो कितने डिस्टेंस के लिए, 4 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। तो अगर आप 1 के लिए चाहते हो तो 44/11 गुणा 4 कर लो, तो कितना आ गया, 16 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो जाएगी इससे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 15 लड़के 5 दिनों में 750 रुपये अर्जित करते हैं, और 25 लड़के 6 दिनों तक कितनी राशि, हाउ मच मनी 25 बॉयज़ विल अर्न ए इन 6 डेज। 15 लड़के 5 दिनों में कितने रुपए अर्जित कर रहे हैं, 750 रुपये। 15 लड़के 15 बॉयज़ कितने दिनों में, 5 डेज में कितने रुपये अर्न करना है, 750 रुपये अर्न कर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं कि एक बॉय एक दिन में कितने पैसे अर्न कर लेगा, तो बॉय इंटू डे 15 5 75 10 रुपये अर्न कर लेगा एक दिन में एक लड़का। अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ 25 बॉय और कितने 6 दिन में कितने पैसे अर्न किए जा सकते हैं। तो बी इंटू डी की तो वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10। 25 का 150 गुणा 10 कितना हो गया, 1500। इसका राइट आंसर आ गया। लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर बनाती है और प्रत्येक सुबह से बेचती है। 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपये है। वह प्रतिदिन पनीर के उत्पादन में कितनी राशि व्यय करेगी। हाउ मच मनी डज द स्पेंड इन प्रोक्योरिंग मिल्क एवरी डे। इसमें देखते हैं, लता घर पर 20 किलोग्राम पनीर बनाती है
प्रत्येक सुबह से बेचती है और 1 लीटर दूध से वह 200 ग्राम पनीर बनाती है। यहाँ पर देखो बात ये बोली है इसने कि इसने पनीर बेचने के लिए कितना बनाया हुआ है, 20 किलो। और चूंकि ये बोल रहा है कि 1 लीटर दूध में कितना पनीर बनता है, मात्र 200 ग्राम पनीर बनता है। और 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है, 40 रुपये का दूध है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये 40 रुपये में 200 ग्राम पनीर बना पाती है। अगर यहाँ पर बात करें, देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। अगर बात करें यहाँ पर 2 किलोग्राम की, तो 2 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम। ओके जी। अब यहाँ बात करें तो 20 किलो की, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 20,000 ग्राम। यानी कि अगर मैं इसमें 100 का गुणा कर दूं तो ये 20 किलो बन जाएगा, तो डेफिनेटली इसमें भी मुझे 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4000 क्या हो जाएगी, इस पनीर की टोटल कीमत हो जाएगी। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट, कि यदि समीकरण x² माइनस एक्स प्लस माइनस 1 के मूल यानी कि रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, देन अल्फा अपन बीटा प्लस के बीटा अपन अल्फा से बनने वाले इक्वेशन क्या होगी। इसने सिंपल तरीका से ये पूछा है। देखो हिंदी इंग्लिश में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन मैथ में स्पेशली, और जहाँ नीड होगी मैं डेफिनेटली आपको दिखा दूंगा। अल्फा और बीटा मूल हैं, तो मूलों का योग एंड मूलों का गुणनफल, ये अगर आपको यहाँ से पता लग जाए तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मूलों का योग निकालना है, तो उसके लिए क्या करोगे, माइनस के बी अपॉन ए। ये तो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट बी, और कांस्टेंट का कोएफिशिएंट क्या होगा, सी होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, माइनस के बी अपॉन ए लेंगे। अब माइनस के बी, माइनस तो है ये, बी कितना है, माइनस के 1, और ए कितना है, 1, तो फाइनल कितना आ गया, 1। ओके। अब इसके बाद देखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन में ए। तो सी कितना है यहाँ से, माइनस के 1, और ए कितना है, 1, तो इसका मतलब ये जो अल्फा बीटा है वो कितना आ गया, माइनस के 1। दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से हमें ये पता लग गया, इस इक्वेशन से ये पता लग गया इन दोनों के बारे में। और ये क्या है, ये भी मूल हैं, तो मूलों का योग अगर हम निकाल पाएँ इनसे, कैसे निकलेगा, अल्फा अपन में बीटा प्लस के बीटा अपन में अल्फा, तो मूलों का योग क्या होगा इस कंडीशन में, अल्फा बीटा क्या ले लो, एलसीएम ले लो, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस के क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर, जो कि हम क्या बोल सकते हैं इसमें, अल्फा प्लस के बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा तो है ही है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना, 1 माइनस के 2 अल्फा बीटा यानी कि माइनस के 2 यानी कितना हो जाएगा, प्लस के 2 अल्फा बीटा क्या, -1, और अल्फा बीटा -1 है, तो ये कितना आ जाएगा, इनका फाइनली जो मूलों का योग आएगा वो आएगा -3। अब इनका मूलों का गुणनफल ले लेते हैं, तो अल्फा बटा बीटा और इंटू बीटा बटा अल्फा क्या हो जाएगा, गुणनफल 1। तो हमें ये पता लग गया जो नई इक्वेशन बनने वाली है उसके लिए मूलों का योग कितना है, -3, और गुणनफल कितना, 1। देख लेते हैं भाई, गुणनफल यहाँ पर देखोगे -1 आ रहा है, -1 आ रहा है, ये तो कट गई इक्वेशन, ये +1 है, ये +1 है। अब इसमें देखोगे तो यहाँ पर माइनस की बी अपॉन ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -3 अपॉन 1। तो इसका मतलब हमें क्या, जो मूलों का योग निकालना है, तो यहाँ से कितना निकल रहा है, -3 ही निकल रहा है, यहाँ से -3 निकल रहा है, मीन्स क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे क्रॉस चेक आप कर सकते हो। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कि a प्लस बी प्लस सी आपको 2s दिया है, यदि s माइनस ए तब s माइनस ए का स्क्वायर प्लस s माइनस बी का स्क्वायर प्लस की इस तरह से ये स्क्वायर क्या होगा। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर सबसे सिंपल तरीके से देखते हैं कि इसने a प्लस बी प्लस सी बटा 2 क्या दिया है, इसने s दिया है, ये इसने s दिया है। अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ से, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इस इक्वेशन, पहली बात तो ये कि आप पुटिंग मेथड से भी कर सकते हो। पुटिंग मेथड किस तरह से अप्लाई कर सकते हो कि ए बी सी की आप पर्टिकुलर ए के या फिर कोई भी 2 वैल्यू रख के, कोई भी वैल्यू रख के आप पुट करके देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक रख ही लेते हैं, और मैं आपको एक से बता देता हूँ, अगर आता है तो ओके, नहीं तो दूसरे मेथड पर चलेंगे। यहाँ पर जैसे हम रख लेते हैं कि a बराबर b बराबर c रख लेते हैं हम 2। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इससे 2 तिया 6, 6 बटा 2 यानी कि 3। अब s बराबर 3 निकल के आए, यहाँ पर पुट करके दो, 3 माइनस 2 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 3 तिया 9 और 3 कितना, 12 आना चाहिए। अब किस ऑप्शन में इस वैल्यू पर 12 आ रहा है, तो ये देखेंगे 3 तिया 9 प्लस के 3, देखो ये 12 नहीं आ रहा, ओके, ये कितना आ रहा है, ये भी 12 नहीं आ रहा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 3 तिया 9 माइनस के ये भी 12 नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है ये आंसर हो। चेक कर लेते हैं इसको भी, 3 तिया 9 चौक 36 माइनस के 4 माइनस के 4 माइनस के 4, ओके।
आई थिंक कुछ गड़बड़ हो। 3 तिया 9, चौक 36, माइनस के 4 तिया 12, 36, ये कितना, 3 तिया 9 और 3 12। आई थिंक कुछ अभी भी गड़बड़ है इसमें, एक बार चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक कर लेंगे। 1 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ओके, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 12 आ रहा है, वो है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस के 4, केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें 12 है, वो है थर्ड ऑप्शन। आप इससे कर सकते हो। अदरवाइज एक दूसरा मेथड ये है कि इसका पूरे का स्क्वायर कर लो, चाहो तो स्क्वायर करने के बाद एस की वैल्यू रख लो, वो भी एक तरीका हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से संख्या 987 इंटू 54, इंटू नहीं है ये एक्स है, पहली बात तो सॉरी फॉर, ये इंटू नहीं है एक्स है, x54 के लिए लुप्त संख्या x ज्ञात करनी है जो 6 से पूर्णतः क्या डिविजिबल हो। आपको ये देखना है ये नंबर क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, बस इसमें x बताना है अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 987x54, 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 6 में कितने फैक्टर हैं, एक तो 2 का फैक्टर, एक 3 का फैक्टर है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट की संख्या 2 से डिवाइड होनी चाहिए, वो हो रही है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि सबका टोटल जो है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, पूरा टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर इंडिविजुअली आप 3 से डिवाइड करके देख लो। 3 से डिवाइड हो गया पूरा, 8 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेंगे, 2 और 7 9 हो गया डिवाइड, 4 और 5 9, ये डिवाइड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो है एक्स कितना हो सकता है, एक्स आपके 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 0 हो सकता है और 9 हो सकता है। इन तीनों में ही क्या हो सकता है, इन चारों में 3 का डिवाइड जा सकता है। अब ऑप्शन में कौन सा दे रखा है, ऑप्शन में आपको सिर्फ 3 दे रखा है, तो इसका आंसर टिक कर दोगे। अब इसके बाद यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि होती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितनी परसेंट की वृद्धि होगी। व्हाट परसेंट डज द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल इंक्रीजेज। यहाँ पर इसने बोला है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः इतनी वृद्धि हो रही है। देखो दो तरीके इसके भी हैं, आप लंबाई को 100 मान लो और चौड़ाई को क्या मान लो, चौड़ाई को भी 100 मान लो। पहले तो इसका एरिया निकाल लो यहाँ से 10,000। एक दूसरा ये है कि इसमें पहले मेथड में लंबाई जो है 8% बढ़ी है तो 108 हो गई, और चौड़ाई 12% बढ़ी है यानी 112 हो गई। गुणा कर दो 12 टिक 96, और इस तरह से गुणा होकर पता लग जाएगा आपको कि कितने परसेंट वृद्धि हुई है। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि आप एरिया को ही मान लो, क्षेत्रफल को मान लो 100, उसके बाद 8% बढ़ाओ, कितना हो जाएगा 108। उसके बाद 12% और बढ़ाओ, इसका 12 टिक 96 तो कितना है 96, और 0 12 कम 12 है, तो इसका मतलब 10.96 क्या हो जाएगा इसका, सॉरी 12096। तो यहाँ पर 1 पॉइंट कितना बढ़ेगा ये, 12% के अकॉर्डिंग 12.096 बढ़ेगा। आई थिंक 96 12 996 12 96, तो कितना बढ़ेगा 12.96 बढ़ेगा। 12.96 बढ़ेगा तो इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 120.96 हो जाएगा। फाइनल देखोगे 100 से कितना हुआ है 120.96, मतलब कि 20.96% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तीसरा मेथड ये कहता है, तीसरा मेथड देख लो और भी आसान है वो। फाइनल हमें निकालना है। फाइनल बराबर क्या है, प्लस के 8 प्लस के 12 प्लस के 8 इंटू 12 बटा क्या 100। ये कितना हो 12 टिक 96, 96 बटा 100 यानी कि 0.96, ये कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 प्लस के 0.96 कितना हो गया 20.96। एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं, 3 सबसे छोटे संख्याओं का माध्य 9 है, जबकि 3 सबसे बड़ी संख्याओं का माध्य क्या दे रखा है आपको, 11 दे रखा है। व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा सेट। परास पूछिए आपसे, रेंज पूछिए, परास पूछिए। ए बी सी और डी, ये 3 सबसे छोटी और ये 3 सबसे बड़ी संख्या है। अगर सबसे छोटी संख्या माध्य दे रखा है, मतलब कि एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है, तो इनका टोटल क्या हो गया, इनका 9 तिया 27 हो गया। सबसे बड़ी का माध्य औसत दे रखा है तो इनका टोटल क्या हो गया 33 हो गया। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर खास बात ये, 33 क्या है सबसे बड़ा, और जिसमें बी और सी क्या है कॉमन, और इसमें भी क्या है बी और सी क्या है कॉमन। तो इस 27 में अगर ए जो है ए प्लस के बी प्लस के सी बराबर क्या है 27, तो यहाँ पर प्रास निकाल, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। तो ए निकालेंगे तो किस तरह से निकाल सकते हैं, 27 माइनस के बी प्लस के सी। सेम हम यहाँ से डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा 33 में से अगर हम बी प्लस के सी को घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। परास क्या होती है, परास डी और ए के बीच का डिफरेंस होती है, तो डी और ए के बीच में जो अंतर होगा वही क्या होगा, परास होगा। तो डी माइनस ए करेंगे तो बी प्लस सी कट जाएगा दोनों तरफ से, 33 में से 27 जाएगा तो कितने बचेंगे 6 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। परास रेंज क्या होती है, रेंज होती है फर्स्ट से लेके मिनिमम से लेके जो मैक्सिमम नंबर होता है उसके बीच का डिफरेंस। अब इसके बाद इस क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दिया हुआ इसने कि
22 माइनस के 23 और इस तरह से दिया हुआ है, इसको पहले क्या करो 25 प्लस के 30 लिख लो। इसके बाद माइनस आगे लिखा हुआ है 27, 27 में से 25 गए 2 और 30 कितने हो जाएंगे 32, ये पूरा 32। ये 24 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 8, माइनस माइनस प्लस 8 और 3 11 31। ओके, माइनस के 31, 22 में से 31 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9 और 2 11, तो कितने बचेंगे माइनस के 9। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक कक्षा में 9 लड़के कुछ लड़कियां हैं। एक टेस्ट में लड़कों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 13 था, जब लड़कियों का 15 था। यदि कुल औसत 14.28 था, तब कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। ओके, इफ द ओवरऑल एवरेज वाज 14.28, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां हैं। बॉयज़ कितने हैं 9, गर्ल्स कितनी है x। एक टेस्ट में लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य, माध्य मतलब कि औसत, औसत एवरेज कितना दे रखा है लड़कों का, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, औसत कितना दे रखा है 13। तो यहाँ से हम टोटल पता कर सकते हैं कि टोटल कितना होगा, तो 9 3 27, 7 9 और 2 11, 117 टोटल होगा उनके द्वारा प्राप्त अंकों का। जबकि लड़कियों का औसत कितना दे रखा है 15 दे रखा है, इसका मतलब इनका टोटल कितना होगा 15 × x। और यदि बोला है कि यदि कुल औसत कितना है 14.28 औसत है, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी। तो देखो इसने क्या दोनों का टोटल औसत बता रखा कितना 14.8, तो कक्षा में छात्र कितने हैं x प्लस के 9, x प्लस के 9। बस यहाँ से सॉल्व कर देना है, ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व कि x कितना नंबर आएगा, x जो भी नंबर आएगा उसको 15 में, उसको क्या कर दोगे 9 में ऐड कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये कहता है आपके मिक्सचर एलिगेशन से कि यहाँ पर बॉयज़ और ये क्या है गर्ल्स, बॉयज़ का औसत कितना है 13, लड़कियों का औसत कितना है 15, और बीच में टोटल औसत एवरेज औसत कितना है 14.28। इनको घटाओ कितना आ जाएगा 72, और ये यहाँ से घटाओगे 13 से कितना आ जाएगा 128। इसको सब डिवाइड करोगे किससे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 के बार है 4 दूनी 8, और ये कितनी बार 18 बार, और फिर 2 से डिवाइड कर दो 9 बार, और 2 से डिवाइड कर दोगे 16 बार, तो 9:16 में आ गया ये। अब आपको देखो यहाँ से ये पता लग गया कि अगर 9 लड़के होंगे तो उस कंडीशन में लड़कियाँ कितनी होंगी 16 होंगी, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 25। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। इस क्वेश्चन में बोला है कि इस 686 रुपीज़ को 1/2, 2/3, 3 और 4 की रेशियो में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपको बताना है, यानी कि ये वाला पार्ट आपको बताना है। इसमें देखते हैं पहले 1/2, 2/3। ऐसा मत करना कि 686 का 1/2 कर दो फिर ऑप्शन में ढूंढो और कहो कि आंसर नहीं आता था। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो हर में लिखा हुआ है उसको पहले एक सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, पूरी संख्याओं में 6 का गुणा अगर हम कर दें तो 6 का गुणा करने पर पाओगे आपकी ये कितना होगा 3, और ये कितना हो गया 2 दूनी 4, ये कितना 18, और ये कितना 6 चौक 24। ओके, ये बहुत ही सिंपल तरीका आ गया। इसमें आपको 3 पूछा है कि 3 की वैल्यू क्या है, टोटल निकालो कितना हो गया 18, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 7 42, 42 और 7 कितना 49। आपको 49 टोटल मिल गया, जबकि 49 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 686 दे रखी है। तो आपको निकालनी है 3 की वैल्यू क्या होगी, यानी 49 एक की वैल्यू होगी, या फिर 686 अपॉन में 49, 3 की वैल्यू निकालने के लिए गुणा 3 कर दोगे। अब देखो 6 3 18 हो रहा है, ऊपर 18 आएगा, यहाँ 9 में किसका गुणा करूँ कि 18 आए, 9 6 की 54 होता है, 9 8 72 होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, इन दोनों में से एक आंसर होगा। आप कट पिट करके देख लेना कि कौन सा आंसर आएगा। 50,000 रुपये पर 6 महीनों में 12% प्रतिवर्ष की दर पर तिमाही संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तिमाही बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एट 12% पर एनम फॉर 6 मंथ कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसने बोला है यहाँ पर कि 50,000 पर 6 महीनों में 12% प्रति वर्ष की दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर 12% दे रखा है। टाइम क्या दे रखा है आपको 6 महीने में 12% प्रति वर्ष। देखो एक चीज़ है 6 महीने में 12% प्रति वर्ष पर तिमाही संयोजित होने वाला चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ पर कितना है, ये 12% है, लेकिन यहाँ पर टाइम कितना है 1/2 है। तो इस कंडीशन पहले RT निकालो, RT कांस्टेंट होता है, RT कितना आएगा 12 × 1/2, यानी कि 6 क्या आएगा, ये एक कांस्टेंट है जो आपके नेक्स्ट तिमाही पर आना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, तिमाही 6 महीने में, 6 महीने का आपके पास टाइम है, इसमें तिमाही कितने बन सकते हैं 3-3 महीने के कितने स्लॉट बन सकते हैं, 2 स्लॉट बन सकते हैं। अब 6 तो आपका कांस्टेंट आना चाहिए, इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर हो जाएगा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% इन केस ऑफ तिमाही, और टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा 2।
ये बात समझ में सबको आनी चाहिए कि टी कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा यहाँ पर 2। अब एक चीज़ देखो, क्योंकि दोनों केस में क्या है, दोनों केस में आपके क्या है 6% क्या लग रही है, ब्याज लग रही है। 6%, 6 क्या है, कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके हो गया यहाँ पर हमने जो निकाला था, कितना निकाला था, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था हमने 3%, तो वो हो गया 3%। और टी कितना आ गया, टी आ गया आपके 2। तो बस 50,000 के लिए ये हम चक्रवर्ती ब्याज निकाल लेंगे। 50,000 का 3% कितना हो गया, 5 या 1500, और फिर से अगेन 3% निकालो, 15 × 45। तो सिंपल तरीका ये है। इसके बाद गुणा 2 गुणा 1, दो बार के लिए कर रहे हैं तो एक बार और 2 बार, कितना हो गया 3045 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें बोला वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल क्या है, एक अपरिमेय संख्या। देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और परिमेय, परिमेय का मतलब होता है रेशनल नंबर्स, परिमेय मतलब कि रेशनल नंबर्स, जैसे लाइक 2/3, 1/2, 22/7। कन्फ्यूज मत होना, 22/7 परिमेय है, लेकिन पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। पाई जो है वो अपरिमेय है, अपरिमेय इरेशनल नंबर्स बोलते हैं इनको। जैसे कि आपके √2, पाई, √3, ये सभी संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्याओं में होती हैं सारी संख्याएं। और ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं, क्योंकि इनको कभी भी हम x/y फॉर्म में क्या नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते। अब आप पूछो कि 0.5 कैसी है, परिमेय है अपरिमेय, तो 0.5 भाई अपरिमेय, वो सॉरी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसके बाद देखते हैं, इसने बोला है ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आपसे बोला है कि वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल अगर आपको पता लग गया इनका, और उसमें ये पता लग गया कि वर्गमूल जो है, वर्गमूल जो है वो आपके क्या है, पता लग जाए, तो यहाँ पर आप उसको अपरिमेय परिमेय चेक कर सकते हो। बस सिंपल सी चीज़ है, आपको निकालना है 110 और 25 का वर्गमूल कितना होता है। तो देखो ये भाई 110 गुणा 11 डेफिनेटली 105 का वर्गमूल है। 5 का 25 और 10 का गुणा 11 से 110। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि 60 25 का, तो 60 25 का जब आप वर्गमूल करोगे तो वो आएगा लगभग 77 पॉइंट समथिंग, कितना 77 पॉइंट समथिंग आएगा। 90 25 का वर्गमूल होता है 95, और 30 25 का वर्गमूल होता है 5 का 30, 5 5। तो यहाँ पर केवल एक ही संख्या है जो पॉइंटों में है, वो है 77 पॉइंट समथिंग वाली, जो है 6025। क्योंकि अगर आप देखो एक वर्गमूल का बहुत अच्छा तरीका, 25 जिसके लास्ट में दे रखा हो, तो कभी जो आगे वाला नंबर है उसके हम जब फैक्टर करते हैं तो अल्टरनेट फैक्टर आने चाहिए, जैसे 10 और 11। इसके फैक्टर कितने आए, 9 और 10। इसके फैक्टर कितने आए, 5 और 6। तो यहाँ पर छोटा वाला होता है उसके साथ 1 और 5 लिख देते हैं। लेकिन जो 65 है, वो जो 60 है, उसमें कोई भी फैक्टर नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली क्या होगा, यही पॉइंटों में आएगा। इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे। ये क्वेश्चन बहुत इजी था। 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4, और इसके साथ अगर जैसे 5 आता है तो 5 के एंड में लास्ट में 5 ही होता है, 6 के एंड में लास्ट में हमेशा 6 भी होता है, चाहे कितनी पावर आप कर लो। इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 की पावर 95 माइनस के 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 माइनस की 3 की पावर 58। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है। यूनिट डिजिट आपको पता करना है, तो सबसे पहले ये पता करो कि 7 की कितनी पावर में एक कांस्टेंट नंबर आ जाता है यूनिट में। सो 7 की पावर 4 होता है, वो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 का कितनी बार भी 1 में गुणा कर लो, 1 ही रहना है। तो यहाँ पर 7 की पावर 4 में इसको तोड़ेंगे तो 7 की पावर 4 में टूटने के लिए 23 बार जाएगा, कितना बचेगा बिन में, इसका मतलब 7 की पावर 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो ये तो कितना हो गया, 1 इंटू 7 43, यानी 343 का मतलब 3। ये कितना होता है, 343, 343 इंटू 1 343, तो लास्ट में कितना आएगा, 3। सेम 3 की पावर 58 को हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 14 इंटू 3 की पावर 2, तो 3 3 9 हो जाएगा ये। तो 3 माइनस के 9 कितना हो जाएगा, माइनस के 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो माइनस के 6 आया है उसको आप 0 में से सब्ट्रैक्ट कर लो या 10 में सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ जाएगा, 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा और 2 विकर्णों में से एक की लंबाई 6 सेंटीमीटर प्रत्येक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। यहाँ आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है, और इस समचतुर्भुज में आपसे बोला है कि 2 विकर्णों में से एक की लंबाई 6 प्रत्येक है। यानी कि अगर आप देखो, जैसे ये विकर्ण तो क्या है, ज़्यादा, इसकी लंबाई ज़्यादा होगी। अगर इस विकर्ण की बात करें
तो ये लंबाई हो सकता है इस भुजा के बराबर हो, क्योंकि सबसे छोटा विकर्ण इन दोनों में से यही हो सकता है। इसने बोला एक की लंबाई दो विकर्ण और एक भुजा, भुजा और एक विकर्ण की लंबाई क्या है, सेम है। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं सेम होंगी। इसने ये बोला है कि ये दो भुजा सेम है, ये भी भुजा सेम है 6 की, और इसमें से एक विकर्ण 6 का है। तो इसने बोला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो गया, ये एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका एरिया क्या होता है, √3/4 a² होता है। अब ऐसे कितने त्रिभुज बने, एक ये रहा और एक ये रहा, दो त्रिभुज बने, गुणा 2 कर लो। तो 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, और चकनक 36 आ गया, ये 2 से 18 बार कट गया, तो 18√3 क्या हो गया, इसका सिंपल सोबर आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने बोला है कि अनुपात 75 अनुपात 125 का सरलतम रूप, यानी सिंप्लीफाई करना है इसको। 5 से कितनी बार 25 थी 75, 25 पन्ने 125, 3:5 क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसने दिया है कि P की वर्तमान आयु, P की प्रेजेंट एज कितनी है, 15 ईयर, एंड आफ्टर 6 ईयर Q की एज दे रखी है 26, तब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई देखो, P की वर्तमान आयु कितनी है, 15 साल, और Q की 6 साल बाद Q की आयु 26 साल है, यानी Q की प्रेजेंट में एज कितनी रही होगी, 20। तो डेफिनेटली इन दोनों का टोटल पूछा है तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा इन दोनों का टोटल। अगर आपसे टोटल पूछा है तो, अनुपात पूछा है तो 5 × 15 × 20, 3:4 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन थे, और इन क्वेश्चंस की रीजनिंग जो है इस पेपर की, वो आपको रीजनिंग सेक्शन में मिल जाएगी पर्टिकुलर डेट के अकॉर्डिंग, और वहाँ पर आप देख लेना उसका सॉल्यूशन, और क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना, नोट कर लेना जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है।